नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम खबर गरम है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के होटल अग्निकांड का दर्द अभी देश भूल भी नहीं पाया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ गई। अलीगंज के पूर्णिया इलाके में एक इमारत में लगी भीषण आग ने कई परिवारों के खुशियां छीन ली। हादसे में 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हादसे की भयावहता ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना कार्यक्रम रद्द कर हालात की समीक्षा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा शोक व्यक्त करते हुए सहायता राशि का ऐलान किया है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में लगी भीषण आग ने कुछ ही मिनटों में एक बहुमंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते धुएं और आग की लपटों ने पूरे परिसर को घेर लिया और अंदर मौजूद लोग जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। शुरुआती अफरा तफरी के बीच इस इमारत को कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी से जोड़कर देखा गया, लेकिन बाद में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप और ऊपरी मंजिल पर गेमिंग जोन संचालित था। आग लगने के समय बड़ी संख्या में युवा कर्मचारी वहां मौजूद थे। हादसा इतना भयावह था कि कई लोग बाहर निकलने के लिए खिड़कियों, छज्जों और ग्रिलों का सहारा लेते दिखाई दिए। जान बचाने की कोशिश में एक बच्चा लोहे की ग्रिल पर गिरकर घायल हो गया, जबकि एक व्यक्ति ने इमारत से छलांग लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने राहत और बचाव अभियान चलाया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कई परिवारों के घरों के चिराग बुझ चुके थे। मृतकों की उम्र 20 से 24 वर्ष के बीच बताई जा रही है। यही वजह है कि यह हादसा सिर्फ एक अग्निकांड नहीं, बल्कि अनगिनत सपनों के बुझ जाने की कहानी बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया है कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। तस्वीरें इतनी दर्दनाक थीं कि घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी भावुक नजर आए। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया। अब घटना बड़ी है, घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना है जी, इतनी बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी घटना है। 15 बॉडियां बाहर निकाली गई हैं। 14 बॉडी मैंने अपनी आंखों से देखा। सर, एक भावुक पल है आपके लिए जी। सर, एक छात्र नेता भी आप खुद रहे हैं, ऐसे हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई। दिल्ली के होटल अग्निकांड का दर्द अभी ताजा ही था कि लखनऊ की इस त्रासदी ने एक बार फिर देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आग से सुरक्षा के दावों और जमीनी हकीकत के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है। हर हादसे के बाद जांच होती है, निर्देश जारी होते हैं, लेकिन सवाल वही रहता है, क्या अगला हादसा रोका जा सकेगा?
लखनऊ का यह अग्निकांड कई परिवारों को ऐसा दर्द दे गया जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी। जिन घरों से युवा रोज अपने सपनों को पूरा करने निकले थे, वहां अब मातम पसरा है। पूरा देश शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ा है और उम्मीद कर रहा है कि इस हादसे की सच्चाई सामने आएगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार ने नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने दयालु वन योजना में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे जरूरतमंद परिवारों को मदद मिलना और आसान होगा। अब इस योजना के तहत क्लेम करने की समय सीमा को 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एनसीआर के जिलों के लिए सरकार नया सफर योजना लेकर आई है। अगर कोई लाभार्थी नया BS6 इलेक्ट्रिक या CNG वाहन खरीदता है तो उसे मोटर वाहन टैक्स में पूरे 100% की छूट मिलेगी, जबकि पुराना इलेक्ट्रिक या CNG वाहन खरीदने पर 50% टैक्स माफ होगा। मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 और टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई है। नई नीतियों के तहत ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों की रैंकिंग एक नए 120 पॉइंट वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से तय की जाएगी। उम्र को दिए जाने वाले वेटेज को 75% से घटाकर 25% कर दिया है। मंत्रिमंडल ने दयालु वन योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है, जिससे पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने में और अधिक आसानी होगी। पहले योजना के तहत क्लेम प्रस्तुत करने की समय सीमा 3 महीने थी, जिसे बढ़ा करके 6 महीने कर दिया है। राज्य के एनसीआर जिलों में BS4 या उससे पुराने मानकों वाले पुराने ट्रकों और बसों को बदलने पर मोटर वाहन कर में छूट के प्रस्ताव को भी आज मंजूरी दी है। नए BS6 या उससे कड़े मानकों वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल CNG ट्रकों व बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 100% मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी। हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम 2026 को भी मंजूरी दी है। इन नियमों के माध्यम से नर्सरी लाइसेंस जारी करने, रिन्यूअल तथा नई श्रेणी जोड़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है। साथ ही नर्सरियों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं। हरियाणा नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2026 और हरियाणा नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है। अब स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को नगरपालिका, नगर निगम के से अलग से व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसका रेगुलेशन खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा द्वारा किया जा रहा है। वाटर प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण
संशोधन अधिनियम 2024 को अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे हरियाणा में जल प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कानूनों को अधिक प्रभावी, आधुनिक और व्यवहारिक बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि विनियमन अध्यादेश 2026 को भी मंजूरी प्रदान की है। मौजूदा प्रावधानों के तहत निदेशक विकास और पंचायत विभाग हरियाणा के पास उन योग्य आवेदकों को श्यामलात दे बेचने की मंजूरी देने का अधिकार है जिन्होंने 31 मार्च 2004 या उससे पहले ऐसी जमीन पर अपने घर बनाए थे। अभी बड़ी संख्या में आवेदन अलग अलग स्तरों पर लंबित और मंजूरी अपेक्षित हैं। ऐसे मामलों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाने और योग्य आवेदकों को समय पर राहत देने के लिए मामलों की स्वीकृति देने का अधिकार संबंधित जिला उपायुक्त को दिया गया है। आयोग की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और शिकायतों के त्वरित निपटारे के उद्देश्य से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। संशोधन के तहत हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 7 किया गया। हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले आपको बता रहे हैं। नई ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी मंजूर हो गई है। इसके साथ ही दिव्यांग और सिंगल पेरेंट शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। रिटायरमेंट से पहले 18 महीने तक ट्रांसफर छूट रहेगी। दयालु योजना में दावा अवधि 6 महीने की गई है। ये बड़ा बदलाव इसमें किया गया है। इसके साथ ही ईवी और सीएनजी बस ट्रकों पर 100% टैक्स छूट का ऐलान किया गया है। साथ ही योजना में रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगी। बागवानी नर्सरी लाइसेंस अब अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा पौधों पर क्यूआर कोड व्यवस्था लागू होगी, ये लगाना अनिवार्य किया गया है। महिला आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 7 हो गई है, पहले ये 5 हुआ करती थी। इसके साथ ही श्यामलात भूमि मंजूरी का डीसी को अधिकार दिया गया है। कैबिनेट के ये बड़े फैसले हैं जिन्हें आज मंजूरी मिल गई है। सबसे ज्यादा चर्चा नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को थी और इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। शिक्षा विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया था। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। दयालु योजना में भी बदलाव किया गया है। दावा अवधि 6 महीने की गई है। ईवी और सीएनजी बस ट्रकों पर 100% की टैक्स छूट यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को हरियाणा सरकार बढ़ावा देने पर अब जोर दे रही है। साथ ही योजना में रजिस्ट्रेशन फीस को माफ किया जाएगा। बागवानी नर्सरी लाइसेंस अनिवार्य किया गया है, यानी कि पौधों पर क्यूआर कोड व्यवस्था लागू की गई है। इसके साथ ही महिला आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 7 हो गई है। 5 गैर सरकारी सदस्य इसमें पहले हुआ करते थे और इस संख्या को बढ़ाकर अब 7 करने का ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। इन तमाम प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग में करीब 15 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 14 को मंजूरी मिल गई है। पहला एजेंडा मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और टीचर्स ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी दी गई है। हरियाणा में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार चर्चा में है। सोनीपत में कुख्यात अपराधी गोपाल उर्फ गोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, तो वहीं कैथल में लूट और फायरिंग की वारदातों में शामिल आरोपी निरंजन उर्फ माल्टा पुलिस एनकाउंटर में घायल होकर गिरफ्तार हुआ। बीजेपी सरकार इन कार्रवाइयों को अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बता रही है, जबकि कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। सोनीपत में सोमवार सुबह पुलिस और कुख्यात बदमाश गोपाल उर्फ गोपी के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक गोपाल पर हत्या के प्रयास, लूट और फायरिंग समेत 25 से ज्यादा मामले दर्ज थे। पुलिस का दावा है कि वह एक और हत्या की वारदात को अंजाम देने जा रहा था। मुठभेड़ में गोपाल की मौत हो गई, जबकि एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया है। उधर कैथल में भी पुलिस ने फिल्मी अंदाज में कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी निरंजन उर्फ माल्टा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी पर होटल में लूट के प्रयास और पिस्तौल की नोक पर स्कूटी लूटने के आरोप हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके घुटने में गोली लगी। वहीं विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है कि हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है। हरियाणा में आज ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम का मतलब यह है गैंग बन गए और वो देते हैं, बताते हैं भाई हम फिरौती मांगते हैं, जिस तरह यहाँ गोली चलाई और फिर ऑन करते हैं, वीडियो करके अपना फेस दिखाते हैं, फेसबुक पर बताते हैं भाई हमने कहा, हमने मारा, हम ये करेंगे, फिरौतियाँ मांग रहे हैं। तो उस मामले में हरियाणा में कम से कम 50 से 60 गैंग काम कर रहे हैं। जहाँ तो ये फलाने का गुर्गा है, अब ये यहाँ पर पता किया हमने, कोई रशिया जेल में बैठा है उसके गुर्गे हैं, कोई गुजरात में जेल में बैठा कोई बिश्नोई, क्या नाम उसका है, लॉरेंस बिश्नोई, कोई कहता है उसके गुर्गे हैं। इस किस्म के गैंग बने हुए हैं और ये गैंग जो है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये बहुत खतरनाक हुआ है। और इसी वजह से जो देश का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स बनता है एक, उसमें हरियाणा को सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश बताया है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों के बाद बीजेपी इसे अपनी कानून व्यवस्था की सफलता बता रही है। हालांकि विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि कांग्रेस के शासन के समय जो कानून व्यवस्था थी, उससे तो बेहतर ही है हमारी सरकार की कानून व्यवस्था। जब सेशन बुलाते हैं तो भाग जाते हैं, बाहर बैठ जा, फिर बात नहीं सुनते। अंदर तो बैठना चाहिए जब सेशन बुलाते हैं। अपने कार्यकाल का भी वो देख लें, उनके समय में कानून व्यवस्था किस प्रकार की थी, हमने उसको कंट्रोल किया। हमारे पास तथ्यों के आधार के ऊपर है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है। हमारी सरकार हर व्यक्ति के, हरियाणा के हर व्यक्ति के सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सरकार का दावा है कि हरियाणा में अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी के करीब 100 परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जिस कॉलोनी पर कार्रवाई की तलवार लटक रही थी, जहां लोगों को अपने आशियाने टूटने का डर सता रहा था, वहां पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। हाईकोर्ट ने फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। आखिर कोर्ट में क्या हुआ और कैसे मिली ये राहत, इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेहरू कॉलोनी, जहां पिछले कई दिनों से लोगों की नींद उड़ी हुई थी। सिर पर छत बचाने की चिंता और घर टूटने का डर हर परिवार को परेशान कर रहा था। लेकिन अब इन परिवारों को बड़ी राहत मिली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नेहरू कॉलोनी के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। करीब 100 प्रभावित लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती देते हुए राहत की मांग की गई थी। उनको तो बनाना तो है नहीं, तोड़ना ही है उनको, और क्या काम है। वोट के लिए तो भिखमंगों की तरह हाथ पैर जोड़ेंगे और उसके बाद तो कुछ करेंगे नहीं। उसके बाद तो बंदा जहाँ है उसको भगाओ। और जब फिर वोट का टाइम है, हम चाहते हैं हमारा मकान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। कॉलोनी को पक्का करने की बजाय और घर से बेघर कर रहे हैं गरीब आदमी को। कॉलोनी को तोड़ा नहीं जाए, हम तो ये कह रहे हैं सरकार से। भाई प्रशासन तो ना तो ये कह रहा कि यहाँ से टूटेगी, बस ऐलान करके जी खाली कर दो। ऐसे कैसे खाली कर देंगे? कोई बाहर निकलता तो पुलिस वाले मार मार डंडा अंदर कर देते हैं। पानी काट दिया, बिजली काट दी, छोटे छोटे बच्चे गर्मी में मर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? कि हम लोग के मकान तोड़ते हैं, मकान तोड़ के भगाते हैं एक बैग, तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे? बड़ा बड़ा कोठी में जाते हैं हम लोग, 15,000, 20,000, 10,000 मांगते हैं। हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे? जब हम लोग के खाने के ठिकाना नहीं है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंचल सिंगला और अधिवक्ता रविंद्र सिंह रंधावा ने पक्ष मजबूती से रखा। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बरार की अदालत में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगा दी। इस आदेश का सीधा मतलब है कि अब नेहरू कॉलोनी में तत्काल किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या बेदखली की कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट के आदेश की खबर मिलते ही कॉलोनी के लोगों में खुशी की लहर
दौड़ गई। जिन परिवारों को अपने घर उजड़ने का डर था, उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है। हालांकि मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले ने लोगों को बड़ी राहत जरूर दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में क्या हुआ? नेहरू कॉलोनी वासियों को बड़ी राहत मिली। कोर्ट में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर फिलहाल रोक। मामले की अगली सुनवाई तक नहीं होगी तोड़फोड़। 100 के करीब लोगों की याचिका पर हुई सुनवाई। याचिकाकर्ता राजेंद्र चांदवीर ने कोर्ट में दलील दी। पुनर्वास विभाग की जमीन पर वर्षों से रह रहे लोग, नगर निगम उन्हें हटाने की कार्रवाई कर रहा, याचिकाकर्ता ने कहा। याचिका में निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। नगर निगम ने भी अपना पक्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। फिलहाल नेहरू कॉलोनी के लोगों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है और कार्रवाई पर ब्रेक लग गया है, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है। ऐसे में अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चरखी दादरी में नशा तस्करों के खिलाफ अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि उनकी काली कमाई पर भी सीधा वार हो रहा है। यूपी के बुलडोजर मॉडल की तर्ज पर दादरी पुलिस ने नशा कारोबारियों की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। महज 1 महीने में 11 तस्करों की करोड़ों की कमाई पर कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस ने कुख्यात नशा कारोबारी लियाती के घर पहुंचकर ऐसा एक्शन लिया जिससे पूरे नेटवर्क में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें चरखी दादरी की हैं, जहां नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस आर पार की लड़ाई लड़ रही है। भारी पुलिस बल के साथ डीएसपी धीरज कुमार सीधे कुख्यात नशा कारोबारी लियाती के ठिकाने पर पहुंचे। जिस घर से कभी नशे का कारोबार संचालित होने के आरोप लगे, आज वहीं पुलिस की कार्रवाई का डंडा चला। लाखों रुपए का सामान जब्त कर लिया गया और नशे की कमाई से खड़ी की गई संपत्ति को कब्जे में ले लिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस को 40 विदेशी हुक्के भी मिले। दावा है कि इनका इस्तेमाल युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने के लिए किया जाता था। पिछले 1 महीने के दौरान जितने भी नशा तस्कर हमने पहले गिरफ्तार कर रखे हैं, अभी भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनकी जो उस नशा तस्करी की आमदनी से जो संपत्ति एकत्रित कर रखी है उसको विधि अनुसार जब्त किया जा रहा है। और उसी कार्रवाई के तहत ही आज ये जाति पुत्र लवराज जाखड़ की संपत्ति को, जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी, उसको जब्त किया गया है। और इससे पहले कुल 10 ऐसे नशा तस्करों की संपत्ति, मूवेबल संपत्ति जब्त की गई है, जो नशा तस्करी से कमाई हुए का अंदेशा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब उसकी अवैध कमाई पर भी चोट की जा रही है ताकि नशे का पूरा कारोबार जड़ से खत्म किया जा सके। दादरी पुलिस का दावा है कि पिछले 1 महीने में 11 नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। साफ संदेश है कि नशे का धंधा करोगे तो सिर्फ जेल नहीं जाओगे, बल्कि अवैध कमाई का हिसाब भी देना पड़ेगा। हमारी जो भी कानूनी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई की जा रही है, वो सारी विधि सम्मत की जा रही है। और हमारी ये अपील भी है कि नशा तस्करी ना करें, ना ही इसका सेवन करें। और ये अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा जब तक कि एक नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। सारी कार्रवाई कानून के दायरे में रह करके की गई है। एसएचओ साहब द्वारा मेरे को बताया गया था, उन्होंने टीम गठित की गई है। मैंने ऑर्डर पास किए थे इस बारे में, तो उनकी संपत्ति की जांच की जाए और जो भी आपको अंदेशा हो कि ऐसी संपत्ति जो नशा तस्करी से पिछले 6 साल के दौरान कमाई गई हो, खरीद रखी है, तो उसको जब्त किया जाए। नशा तस्करों को इस कार्रवाई के तहत सीधा संदेश है कि दादरी और हरियाणा को छोड़ दें, और जब तक हम दादरी को नशा मुक्त पूरी तरह से नहीं कर देते,
तब तक हम उनके पीछे हाथ धोकर पड़े रहेंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी इनके खिलाफ, वो सारी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नशे के खिलाफ दादरी पुलिस का ये एक्शन अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। साफ संदेश है, नशे के सौदागरों के लिए अब न जेल से राहत मिलेगी और न ही उनकी काली कमाई सुरक्षित रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल खबर गर्म है में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।